Assalamu alaikum. In previous lecture, we had covered how to calculate the pH of strong and weak acids and base. Next, we are going to talk about how that the concept of pH relates to our drugs. ठीक है? अच्छा, जब हम बात करते हैं ड्रग्स की तो हम बात करते हैं in terms of pKa. Why we talk in terms of pKa? Because pKa is a value that is based on the dissociation constant. ठीक है, हमारी जो भी ड्रग होगी उसका कोई ना कोई dissociation constant होगा, whether it's an acid or a base, उसका Ka या Kb की वैल्यू हमारे पास होगी. ठीक है, when we are talking about the pH is basically associated with the concentration of hydrogen ions, and that more accurately defines the solutions. तो हमने इससे पहले pH का टॉपिक क्यों डिस्कस किया? Because pKa टॉपिक is incomplete without the concept of pHa. अभी आप जब आगे फॉर्मूले डिफरेंट देखेंगे लाइक हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, उसमें भी आपको आइडिया होगा कि विदाउट द कंसेप्ट ऑफ pH you cannot find out the value of pKa. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स सॉल्यूशंस और द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर एग्जांपल ब्लड, तो आपको उसके लिए pH की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है. ठीक है, सो pH और pKa की जो वैल्यूज़ हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टर्म्स, जस्ट लाइक pH. Like pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration, and pKa is negative logarithm of Ka or dissociation constant. ठीक है, अब इसकी बेसिस पे हमारे पास हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं. ओके, सो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन जो है दैट इज एक्चुअली एन अप्रॉक्सीमेशन. इसको डिराइव किया गया है. किस तरह से इसको डिराइव किया है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज that is purely physical chemistry. We are not interested in physical chemistry. We are interested how it relates to our pharmaceutical applications. Okay, so we just know that Henderson Hasselbalch approximation is that pH is almost equal to pKa plus logarithm of a ion upon logarithm of concentration of a ion upon concentration of HA. ठीक है, अब ये ए आयन क्या है और एच ए क्या है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, अगर हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो वीक एसिड के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी एच ए. इसको डिसोसिएट अगर हम करेंगे, इट विल डिसोसिएट इनटू एच आयन एंड ए आयन. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा के ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. के ए इज इक्वल टू अगेन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. और अच्छा, इस इक्वेशन को हम अगर हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहें, बिकॉज वी वांट टू सेपरेट दिस एच आइन, तो एच आइन के साथ अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, दिस इक्वेशन रिमेन्स सेम. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेशन का स्टेप है दैट इज वी हैव टेकन अ नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड. नेगेटिव लॉग हमने दोनों तरफ लिया, सो दिस के ए बिकम्स माइनस लॉग के ए, दिस एच आइन बिकम्स माइनस लॉग ऑफ एच आइन. और अच्छा, जो लॉग का एक रूल है, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर इट और नॉट, कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दैट विल कन्वर्ट इनटू प्लस साइन, और अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है व्हेन यू टेक द लॉग इट विल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन. ठीक है, सिंस दीज टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, तो जब आप इसका लॉग लेंगे तो इट विल बिकम लॉग एच आइन प्लस लॉग ऑफ दिस रेशियो. ठीक है, but we have a negative sign on the outside of bracket, so it will become minus log of h i, और ये जो इसका plus sign है that will get converted into minus sign. ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आई माइनस लॉग ऑफ दिस रेशियो. ओके, now we know that minus log of Ka is equal to pKa and minus log of Hi is equal to pH. तो हमारी जो final equation है that will become pH is equal to pKa plus log of A ion upon Ha. अच्छा,
बेसिकली जब भी हमारा कोई वीक एसिड डिसोसिएट होगा, उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है दैट विल ऑलवेज कम इन द डिनोमिनेटर, और जो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म है दैट विल कम इन न्यूमरेटर। ठीक है। अब हमने वीक एसिड की तो बात कर ली, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वीक बेस। इफ यू हैव अ वीक बेस, हाउ इट विल रिएक्ट। वीक बेस को अगर हम डिसोसिएट करेंगे, हमें मालूम है कि जो वीक बेसेस हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, इससे पहले जब हमने अमोनिया की बात की थी, वो भी वाटर में जब डिज़ोल्व हुई थी तो उसने एक एचाइन वाटर से लिया था, उसके बाद ही वो डिसोसिएट हो सकती है, राइट। तो बी एच डिसोसिएट्स इनटू बी प्लस एचाइन। अगेन हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा, तो इट विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें अगेन हम एचाइन को अलग करना चाहेंगे ताकि हम इसको डिराइव कर सकें। सो वी हैव सेपरेटेड द एचाइन एंड टेकन बी अपॉन बी एच हियर। ओके, so just like the previous one, take negative log on both sides. It will become minus log Ka is equal to minus log of Hin minus log of B upon BH. ठीक है। It will be exchanged by pKa and pH values. हमने फॉर्मूला को रिप्लेस कर दिया है, और अब हमारे पास क्या आ गया है फाइनली। डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, pH और pKa हमारे पास सेम रहेंगे। So the final equations become pH is equal to pKa plus log of concentration of B upon log of concentration of BH. अच्छा, अब अगर हम इसको स्पेसिफाई करने के बजाय सिंप्लीफाइड टर्म्स में इसके बारे में बात करना चाहें, वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला एज लाइक दिस। ठीक है, कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास अनप्रोटोनेटेड स्पेशी आएगी लाइक हियर, और डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोटोनेटेड स्पीशी आएगी। हमने वीक एसिड और वीक बेस को क्यों देखा, ताकि हम इस चीज़ को असर्टन कर सकें, यस दिस इज व्हाट हैपेंस, कि दोनों केसेस में डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोटोनेटेड ही मॉइटी है, और न्यूमरेटर में आपके पास अनप्रोटोनेटेड स्पीशीज है। ओके, इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, इफ यू हैव एसिड एंड बेस इन योर क्वेश्चन, then you can also write it as base and acid, because acid is a protonated species जो proton donate करता है, so you will take it as denominator, and base is normally unprotonated species which accepts proton, so आप इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके पास हेंडरसन हेसलबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस के लिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, so why we are talking about pKa, because the behavior of all drugs is dependent on their physicochemical properties, and physicochemical properties are very much dependent on the ionization of molecules. Okay, so ionization of molecules uh, is best explained by the concept of pKa. Now why do we need to understand the ionization of molecules? Because we know that if we talk theoretically, weakly acidic drugs, for example aspirin, is normally absorbed in acidic medium, okay, like dissolved like. And if we are talking about an alkaline drug or basic drug, it should be absorbed in intestine, which is an alkaline medium. But in actual scenario, what happens, whether a drug is acid or base, most of the absorption takes place in a small intestine, because surface area is so much large that and membranes are also more permeable, so more absorption takes place in a small intestine. Okay, so when we are designing our drug, we need to keep these parameters in mind कि हमारी ड्रग एक्चुअली कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगी, तो हम उसकी pKa को कितना एडजस्ट करें, उसकी pH क्या होनी चाहिए, अगर वो किसी फॉर्मुलेशन में है तो फॉर्मुलेशन के लिए भी अगेन pK and pH values are important. Okay, we are not talking about the details of formulation, but we should know that knowing the values of pH and pK is important, और इसके लिए आप ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ओके, सो
So now we know that pH and pKa can be related to each other through Henderson-Hasselbalch approximation. So now we are going to look at some examples uh, which will tell you how we can apply these formula in pharmaceutical analysis. Okay. So going on to example number 1. Uh, you have a question that you have to find concentration of hydrogen ion in a solution of 1 molar nitrous acid and 0.225 molar sodium nitrate. The Ka for HNO2 is 5.6 into 10 raised to power minus 4. Okay. So now you have a solution which has a weak acid and its conjugate base, and you know the Ka of the weak acid. Okay. So first of all, you have the value of Ka, which you can use to find out the value of pKa. Okay, pKa is equal to minus log of Ka, and by using the formula you have find out that the pKa is equal to 3.25. Okay, next you are going to use the Henderson-Hasselbalch equation. In Henderson-Hasselbalch equation we are going to put the protonated species, that is nitrous acid, in the denominator and nitrous sign in the numerator. ठीक है. अच्छा, pH आपके पास क्या है, आपको अभी नहीं मालूम, आपको फाइंड आउट करनी है. pKa इज 3.25. कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस आयन कितनी होगी, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, दैट इज 0.225 मोलर. We know that when 1 mole of sodium nitrate dissociates, it produces equal moles of sodium ion and nitrous ions. So जब 0.225 molar sodium nitrate dissolve होगा, it will produce 0.225 molar nitrous ion. Okay, so here you will put 3.25 प्लस log of 0.225 डिवाइड बाय 1. इस वाली वैल्यू का आप log ले लेंगे. ठीक है, जब आप ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, कीप इन माइंड कि यू हैव टू फॉलो द बॉडमस रूल. बॉडमस रूल में आपको पता है कि अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पहले एडअप नहीं करना, आपको पहले यहाँ पे log लेना है. ठीक है, या पहले आप इसको पहले रेशो को डिवाइड करेंगे. 0.225 को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 1 से. आफ्टर दैट यू विल टेक द लॉग, बिकॉज लॉग वैल्यू कम्स, लॉग वैल्यू इस पूरे रेशो की है. ठीक है. अच्छा, इसका लॉग आपके पास आ गया -0.6478, क्योंकि यहाँ पे बाहर आपके पास प्लस साइन था, और जो लॉग की वैल्यू आपके पास आई है दैट इज इन माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा. 3.25 माइनस 0.6478, द pH विल बी 2.60. ठीक है, अब आपको इस की pH पता चल गई है. आपका बेसिक टारगेट क्या है कि आपको एच आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. नाउ यू नो कि pH का फॉर्मूला आपके पास क्या है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन. ठीक है. अच्छा, अब लॉग को जब हमें इन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू को यूज करते हैं. सो अगर हमें एच आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हम जब लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ pH. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो ये माइनस साइन pH के साथ आ जाएगा. ठीक है, ये किस तरह से कन्वर्ट हुआ है इसकी डिटेल आप, अगर लॉग के रूल्स आपको याद हैं तो आप उससे देख सकते हैं कि जब इस तरह से लॉग का रूल नंबर 4 है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट को जब आप चेंज करते हैं तो आपके पास इस तरह से आप लिखते हैं उसको. ठीक है. सो इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला कि एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग रेज टू माइनस pH. ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग के ऊपर ही एक 10 रेज टू पावर x करके एक वैल्यू दी हुई होगी. आप सबसे पहले उस वैल्यू को शिफ्ट करके प्रेस करेंगे, आपके पास एक 10 सा लिखा हुआ आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर. आप नेगेटिव साइन प्रेस करेंगे, देन यू विल एंटर 2.6, और आपके पास 2.51 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो कैलकुलेटर यूसेज में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन में. ओके,
So the HN concentration, now we have find out the HN concentration, which is equal to 2.51 into 10 raised to power minus 3, क्योंकि हमारे पास इससे पहले जो concentrations थी, those were in molarity. So इसके साथ भी हम same unit use करेंगे, that will be molarity. Okay. Okay. Now the next example, अच्छा इस जो first example थी उसमें आपको ये पता चला कि अगर आपके पास एक given solution है which contains a weak acid or base with its conjugate, तो आप उस solution की pH कैसे find out कर सकते हैं, या उस solution के अंदर H ion concentration कैसे find out कर सकते हैं, या अगर हमारे पास यहाँ पे base होती तो आप OH ion concentration कैसे find out कर सकते हैं, या POH कैसे find out कर सकते हैं, right? अच्छा, अब हमारे पास जो next example है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस ना दी हुई हों, हमें सिर्फ रेशियोज फाइंड आउट करने हो, तो उसमें हम किस तरह से इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल आस्क यू व्हाट रेशियो ऑफ unionized and ionized species will create an acetic acid buffer of pH 5.0. The Ka of acetic acid is 1.75 into 10 raised to power minus 5. Okay, now what are buffers? Buffers basically हम ऐसे solutions को कहते हैं जो आपके pH changes को resist करते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपके पास buffers की definition भी दी हुई है, आप इसको देख लें एक बार. Okay, here. बेसिकली बफर्स आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कंसिस्ट करते हैं वीक एसिड या वीक बेस विद देयर कॉन्जुगेट सॉल्ट सिस्टम और कॉन्जुगेट एसिड और बेस, ठीक है. और उसका पर्पस क्या होता है कि वो माइनर पीएच चेंजेस को रेजिस्ट कर सकें, ठीक है. हमें पता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है that causes a lot of changes in the solutions. So उन solutions की pH changes को overcome करने के लिए we most of the time use buffer, ठीक है. अच्छा, अब बफर का काम क्या है कि वो pH changes को resist कर रहा है, लेकिन वो pH changes को कितना resist कर सकता है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा. प्लस हम कितना वीक एसिड लें और कितना उसका कॉन्जुगेट लें कि हमारा परफेक्ट बफर बनेगा. इन सब चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड विल क्रिएट एन एसिटिक एसिड बफर of pH 5.0. The Ka of acetic acid is 1.75 into 10 raised to power minus 5. अगेन हमें सबसे पहले क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, के ए की वैल्यू गिवन है. वी नो कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में हमारे पास पी एच और पी के ए होता है, तो के ए से सबसे पहले हम पी के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. द पी के ए ऑफ एसिटिक एसिड इज फाउंड टू बी 4.75. अब इसकी पी के ए आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आप इसको अगेन हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में आपने प्लेस किया. पीएच आपको कितना पीएच का बफर बनाना है, 5 पीएच का बनाना है. पी के ए 4.75 आ गई. जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन. 5 माइनस 4.75 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन एच ए, ठीक है. तो ये आपके पास आ गया 0.25. जब आप रेशो फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप एंटी लॉग लेंगे 0.25 का. एंटी लॉग ऑफ 0.25 इज 1.778. यानी कि हमारे पास जो सॉल्ट और एसिड का रेशियो है दैट शुड बी 1.778. व्हाट डज इट मीन? दैट इफ यू हैव 1 मोल ऑफ सॉल्ट then you should have 1.778 moles of acetic acid, ठीक है. अगर आपके पास 1 मोल बेस है या सॉल्ट है तो उसके साथ आप 1.778 moles of acetic acid लेंगे, then you will have a acetic acid buffer which will have a pH of 5. Okay, so the next question is just like this one. If you prepare a buffer solution of 0.3 to 3 molar ammonia and ammonium sulfate, what molarity of ammonium sulfate is necessary for pH 8.6?
pKb for ammonia is 4.74. अब आपको यहाँ पे, इससे पहले हम वीक एसिड्स की बात करते हैं. नाउ यू हैव एन एग्जांपल व्हिच डील्स विद वीक बेस एज वेल. अब अगेन हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे. जिस तरह से pH और pOH का जो सम है दैट इज इक्वल टू 14, जस्ट लाइक दैट द सम ऑफ pKa एंड pKb इज आल्सो इक्वल टू 14. ठीक है. pH और pKa जो है वो बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं. द ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, you will discuss it in terms of pH and pOH, and when you are talking about a particular molecule or a chemical or a drug, then you will talk in terms of pKa and pKb. ओके, सॉल्यूशंस की के pH और pOH होंगी, और फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है या अमोनियम सल्फेट है या पर्टिकुलर कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसकी आपके पास pKa या pKb की वैल्यू होगी. राइट. अच्छा, सो सबसे पहले आपने pKb की हेल्प से pKa की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, विच इज 9.26. आफ्टर दैट you will put these values in Henderson-Hasselbalch equation. अच्छा, now you have, अच्छा यहाँ पे आप, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको ना सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन थी ना एसिड की कंसंट्रेशन गिवन थी. ठीक है. In this case, you have the concentration of ammonia, but you do not have the concentration of ammonium sulfate. अब ammonium sulfate आपको कितना required है, इसको आप देखेंगे. हमारे पास, क्योंकि अमोनिया जो है वो जब प्रोटोनेटेड स्पीशी में आएगा, that will get converted into ammonium ion. ठीक है. अब ammonium ion क्योंकि प्रोटोनेटेड स्पीशी है, that will be placed in a denominator in Henderson-Hasselbalch equation. और उसके बाद आपने सिंपली सारी वैल्यूज प्लेस कर दी जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी. 8.6 pH का आपको बफर बनाना है. pKa आपने फाइंड आउट किया 9.26. अमोनिया की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.323. ठीक है. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8.6 माइनस 9.26 विल बी इक्वल टू माइनस 0.66. अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे लॉग की वैल्यू है, आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ का ये वाली आपके पास टर्म फ्री हो जाएगी और आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा 0.66 का, विच इज इक्वल टू 0.2187. ठीक है. जब आपने एंटी लॉग लिया माइनस 0.66 का, दैट विल बी इक्वल टू 0.2187. और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकें, तो इट विल बिकम 0.323 डिवाइड बाय 0.2187. ठीक है. सिंपल आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास 1.48. इससे पहले हमारे पास कंसंट्रेशन मोलैरिटी में थी, सो अगेन द कंसंट्रेशन विल बी एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी. अब आपको क्या पता चला इसमें कि अगर आपको 8.6 pH का अमोनियम सल्फेट का बफर बनाना है, सो यू नीड टू हैव 1.48 मोलर अमोनियम आयंस इन दैट बफर. ओके. बट आपके पास जो गिवन सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, वो जब डिसोसिएट होता है इट प्रोड्यूसेस 2 अमोनियम आयंस एंड 1 सल्फेट आयन. ओके, which means that 2 molar ammonium ion are produced by 1 molar ammonium sulfate, right? So 1 molar ammonium ion will be produced by 1 upon 2 ammonium sulfate. Simply आप इसको unitary method से solve कर रहे हैं. And since you need to produce 1.48 molar ammonium ions, it will be produced by 1.48 divided by 2. तो अगर आपके पास 0.74 molar ammonium sulfate solution होगा, it will have the double concentration of ammonium ions because one ammonium sulfate molecule is producing 2 ammonium ions. Okay, तो 0.74 अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, तो वो आपके पास कितने अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा? 1.48 मोलर. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए. ठीक है. सो अब तक हमने ये समझा कि अगर हमें कोई बफर बनाना है ऑफ अ पर्टिकुलर पीएच, तो हम कितना सॉल्ट लेंगे और कितना एसिड लेंगे या बेस लेंगे, जिसकी हेल्प से हम वो बफर बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. द नेक्स्ट इज बफरिंग कैपेसिटी. बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी बफर में जब आप एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो बफर पीएच चेंजेस को रेजिस्ट करता है. बट कब तक करता है? आपको ये चेक करने के लिए कि पीएच आपकी कितनी चेंज हो रही है, उसके लिए आप
कि हर बफर की अपनी एक बफरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगेन आप हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन की हेल्प से उसकी बफरिंग कैपेसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर उसमें कितने अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसके अंदर ऐड होगा जिसकी वजह से पीएच में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आप पहले से इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? Now you have a question that what is the pH of a buffer of 0.5 molar acetic acid and 0.5 molar acetate ion when total volume is 5 liter and you add 0.35 moles of HCl, the Ka of acetic acid is 1.75 into 10 raised to power minus 5. अच्छा, अब आपके पास एक बफर है जिसमें 0.5 मोलर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है और 0.5 मोलर एसीटेट आयन प्रेजेंट है, राइट। ये आपका बफर है जिसमें आपके पास एक सॉल्ट की कंसंट्रेशन है और एक आपकी एसिड की कंसंट्रेशन है। उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। अगर उसके अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl इंट्रोड्यूस किया विच इज 0.35 मोल्स, नोट कि आपने यहाँ पे 0.35 मोल्स ऑफ एसिड इसमें ऐड किए हैं, बट टोटल वॉल्यूम डज नॉट चेंज, ओके। The dissociation constant for acetic acid is 1.75 into 10 raised to power minus 5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप pKa की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो यू कैन यूज द हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। pKa की वैल्यू आपके पास आ गई 4.75। नाउ हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन में आप क्या करेंगे? You have to put the protonated species in the denominator. Now you have two protonated species in the solution, which are acetic acid and hydrochloric acid. आपके पास दो तरह की protonated species हैं. You will add up those concentrations and then you will use it in the formula. So pH आपको अभी नहीं मालूम कि क्या चेंज हुई है। 4.75 इसकी pKa है और 0.5 मोलर आपके पास एसीटेट आयन प्रेजेंट था, 0.5 मोलर आपके पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट था और 0.35 मोल्स ऑफ HCl was added, ठीक है। तो आपने इसको एडअप किया, आपके पास 0.85 आ गया। सिंपली आपने इसको सॉल्व किया, 0.5 डिवाइड बाई 0.85, देन यू टुक द लॉग ऑफ दैट विच वाज माइनस 0.2304। जब आपने 4.75 से इसको माइनस किया तो पीएच आपके पास आ गई 4.52, ठीक है। कि अगर आपके पास अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप पहले जस्ट एसिटिक एसिड विदाउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl उसकी pH फाइंड आउट करें। अगर हम ऐसा करें, मैं इसको अभी ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। log of 1 is equal to 0, ओके। अगर हमारे पास HCl ऐड किए बगैर अगर हम बात कर रहे हैं, एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड है, 0.5 दोनों की कंसंट्रेशन है, log of 1 is equal to 0, तो 4.75 minus 0 the pH will be 4.75, ठीक है। हमने इसके अंदर 0.35 मोल्स ऑफ HCl ऐड किया, स्टिल pH हमारी सिर्फ बहुत ही माइनर सी ड्रॉप हुई विच इज 4.52। 4.75 से आपकी pH कितनी हो गई? 4.52 हो गई। It means that acetic acid buffer is good at resisting the changes in the pH, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी एसिटिक एसिड और एसीटेट की, दैट वाज इन मोलैरिटी एंड HCl के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नाउ वी नो दैट मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन in liter of solution, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स था, एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन एंड HCl, all three species were present in the exact 5 liter, we can use the number of moles instead of converting it into molarity, ठीक है। हमें इसको डायरेक्टली हम इसको मोलारिटी में चेंज करने के बजाय हम डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा हो जाएगा कि 0.5 मोलर का मतलब क्या है? 0.5 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास क्योंकि 5 लीटर है, पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करें। बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर्स बाय 5, वी कैन स्किप दैट स्टेप और हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शंस के थ्रू ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ द वॉल्यूम डज नॉट चेंज. अगर वॉल्यूम आपका चेंज होगा देन these हैव टू बी कन्वर्टेड इन सेम टाइप ऑफ यूनिट. ठीक है, हमें जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे हम सेम यूनिट में ही एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हमें इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सो यू रिमेंबर दिस दैट वी यूज मोल रेशियो इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी एज ऑल मोल्स आर प्रेजेंट इन सेम वॉल्यूम. ठीक है, okay. Now the next concept is effective buffer range. What is the range of an acetic acid buffer with a Ka of 1.75 into 10 raised to power minus 5? अच्छा, अब ये effective buffer range किस लिए important है? जब हमें कोई बफर बनाना होता है we always know कि हमें बफर इस pH range का चाहिए. ठीक है, for example if you are talking about an acidic buffer, तो acidic buffer mostly आपको 3 से 5 तक की रेंज में चाहिए होते हैं. ठीक है, सो अगर आप किसी बेसिक बफर की बात कर रहे हैं तो बेसिक बफर की रेंजेस आपको मोस्टली 9 टू 11 चाहिए होती हैं. तो हम कौन सा सॉर्ट यूज़ करें, इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है अगेन दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट ड्रग. कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी it means that compound is soluble in water. ठीक है, and if the dissociation constant values is smaller it will mean that the dissociation sorry the compound is insoluble. ठीक है, okay. So dissociation constant is generally higher if a species is soluble and smaller if it is insoluble. I think मैंने पहले उल्टा बोल दिया था. So keep in mind dissociation constant is higher for soluble species and smaller for insoluble species. ठीक है, okay. So the effective buffer range we were talking about that. Effective buffer range is सबसे पहले आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है किसी भी कंपाउंड का, आप उसका pKa फाइंड आउट करेंगे. द इफेक्टिव बफर रेंज इज 2 pH पॉइंट्स विद pKa एज मिड पॉइंट. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड का pKa है 4.75, तो आप -1 करेंगे और +1 करेंगे, दैट विल गिव यू द इफेक्टिव बफर रेंज. तो एसिटिक एसिड बफर है दैट इज इफेक्टिव फॉर अ pH रेंज ऑफ 3.75 टू 5.75. ठीक है, 4.75 में से आपने 1 माइनस कर दिया और 1 प्लस कर दिया, दैट गेव यू द बफर रेंज कि 3.75 टू 5.75 आपके पास अगर पीएच रेंज है तो उसके लिए आप एसिटिक एसिड का बफर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. ओके, so this concludes our discussion about the pH, pK, buffers and Henderson-Hasselbalch equation. इसके हवाले से मैं आपको कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स अपलोड करूंगी जो आपने सॉल्व करने हैं, which we will discuss in the interactive session इंशाल्लाह ताला.